Topic of the discussion is data summarization techniques, and we are particularly focusing on mean. Mean is one of the most powerful technique for data summarization. एक चीज़ मैं यहाँ पे लाइटर नोट पे आपके साथ पहले क्लियर कर लूँ, ये अंग्रेज़ी वाला मीन नहीं है। अंग्रेज़ी वाले मीन के कुछ और मतलब होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मीन है, लिहाजा इसको दोनों को आपस में कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो लेट्स सी कि हम एसपीएसएस की मदद से मीन कैसे कैलकुलेट करें। ये बात भी अपने जहन में रखिएगा कि मीन की हमारे पास एवरेज की और भी टाइप्स हैं। इट मे बी इन द नेम ऑफ मीडियन, इट मे बी इन द नेम ऑफ मोड। इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं मीन के ऊपर। हम एक फ़ाइल ओपन करते मैं जानबूझ के फ़ाइल वही यूज़ करूँगा जो कि हम अक्सर यूज़ करते आए हैं, ताकि अगर आप कोई रेफ़रेंस अपने ज़हन में बनाना चाहें तो आसानी से बना सकें। हम कस्टमर डीबेस की फ़ाइल ओपन करेंगे। ये वो स्टेप्स हैं जिनके स्टेप्स के ऊपर चलते हुए हम वो फ़ाइल ओपन कर लेंगे। ये स्टेप्स हम एक से ज़्यादा मर्तबा डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस वक़्त मैं इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि आपके ज़हन में अगर ये स्टेप्स नहीं हैं, तो आप यहाँ से देखते हुए वो स्टेप्स के ऊपर आ जाएं। ये हमारे पास वो सैंपल फाइल्स हैं और इन सैंपल फाइल में से मुझे कस्टमर डीबेस के नाम की फ़ाइल जो है वो ओपन करनी है। ये मुझे मिल गई कस्टमर डीबेस की फ़ाइल। इसको मैंने ओपन कर लिया एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। 133 इसमें कॉलम्स हैं और 5000 रिस्पोंडेंट है जिसका डेटा हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे वेरिएबल हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल एज है, मैं इसका मीन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये ज़हन में रखिएगा, मैं इस वक्त मीडियन की बात नहीं कर रहा, मैं मोड की बात नहीं कर रहा, मैं मीन की बात कर रहा हूँ। तो पहले नंबर के ऊपर जिस बात को हम असरटेन करेंगे कि क्या एज एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर मीन फाइंड आउट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। हमने किसी और लेक्चर में ये रूल्स ऑफ एवरेजिंग पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि किन सिनेरियोज में और किन वेरिएबल के ऊपर मीन कैलकुलेट किया जा सकता है और किन वेरिएबल के ऊपर मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर आपके जहन में है तो आपको याद होगा कि फॉर मीन द वेरिएबल मस्ट बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए मीन हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या हुई कि उनकी स्क्यूनेस की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में होनी चाहिए। -1 और +1 के दरमियान में होनी चाहिए, ना -1 से बड़ी होनी चाहिए ना +1 से बड़ी होनी चाहिए। सो ये दो कंडीशन है जिसके बाद हम ये असरटेन करते हैं कि क्या हमें मीन अप्लाई करना चाहिए। तो हम कैलकुलेट तो हर जगह कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि एसपीएसएस आपको किसी जगह पे नहीं रोकेगा कि यहाँ पे आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एसपीएसएस आपको हर जगह पे मीन कैलकुलेट कर देगा। ये हम हैं जिसने डिसाइड करना है कि क्या हमें फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए। मजबूरी के आलम में हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें टेक्निक्स इजाज़त देती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी कैलकुलेटिंग दी मीन ऑफ द वेरिएबल एज। बिल्कुल उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे एनालाइज। एनालाइज में हमने डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट किया और शायद हम पहले भी किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये दो ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रिप्टिव, कि जिसको यूज़ करते हुए हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोनों को यूज़ करते हैं ताकि दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो हमारे सामने आ जाए। डिस्क्रिप्टिव को हम पहले नंबर पे यूज़ करते हैं और ये हमारे पास जो विंडो ओपन हुई है इसकी ट्रेडिशनल एसपीएसएस इनपुट बॉक्स है। इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर जो विंडोज़ है इसमें सारे वेरिएबल लिखे हुए हैं। राइट साइड के ऊपर जो विंडो है वो ओपन है, इंतज़ार कर रही है उस वेरिएबल का जिस वेरिएबल के ऊपर आपने एनालिसिस अप्लाई करना है। तो हमने एज का वेरिएबल अब यहाँ से ढूंढना है। फॉर्चुनेटली एज का वेरिएबल मुझे यहाँ पे नज़र आ गया है, तो मैं यहाँ पे इनमें से वेरिएबल को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन फ़ौरन मैंने देखा कि एज तो मुझे दो जगह पे नज़र आ रहा है।
एक एज इन ईयर्स है और एक एज इन कैटेगरीज है। तो कौन सा वेरिएबल मुझे चूज करना है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल दोनों अवेलेबल है, तो हम प्रेफरेंस देंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल को। जिस तरह इस केस में एज हमारे पास ईयर्स की फॉर्म में यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप इसका आइकन देखें एज इन ईयर का, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल का आइकन है। और अगर आप एज कैटेगरी का आइकन देखें तो ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल का आइकन है। तो यहाँ पे एज दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और हमने असूल क्या बनाया कि जब वेरिएबल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, हम प्रेफरेंस देंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल को, हम क्वालिटेटिव वेरिएबल को प्रेफरेंस नहीं देंगे। इसकी वजह ये है कि स्टैटिस्टिक्स डिफाइन ही हुई है क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए। क्वालिटेटिव वेरिएबल के में तो सोशल साइंसेस में हम यूज़ करते हैं, जबकि अगर हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो हम क्यों ना एक बेहतर वेरिएबल यूज़ करें। सो यहाँ पे हमें एज इन ईयर जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसको यूज़ करूँगा। उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमने ऑप्शन का बटन प्रेस किया। हम ये जो बाकी दो बटन हैं अभी यूज़ नहीं कर रहे, किसी और एनालिसिस में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैंने ऑप्शन का बटन क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें से मीन का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है जो कि क्लिक भी है। दूसरा ऑप्शन एक स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, इस पे भी क्लिक हुआ है। अच्छा, इन एनालिसिस की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट क्यों करवाऊँ? मैं अपने कंप्यूटर की पावर को क्यों यूज़ करूँ? तो लिहाज़ा मैंने इन सबको ऑफ़ कर दिया। अगर मुझे इसकी ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर कैलकुलेट करवा सकता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मीन को हमने क्लिक रहने दिया, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया और फिर उसके बाद ओके का बटन प्रेस किया। तो आप ये देखें डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। इस आउटपुट में आपके सामने दो चीज़ें गिवन है। एक तो एज इन ईयर्स का वैल्यूज़ मौजूद हैं, 5000 आगे लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वैलिड एन। वैलिड एन का मतलब ये है कि आपके टोटल डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ थी। हो सकता है कि डेटा सेट में 5000 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती और कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होती। ये भी तो पॉसिबल है ना कि बाज़ लोगों ने अपनी एज बताने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पे हमारा वो सेल है वो खाली होगा। तो जब वो खाली है तो वहाँ पे ये एसपीएसएस हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपके डेटा सेट में 5000 टोटल थे और 5000 ही कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैंने दरमियान में कोई सबसेटिंग नहीं की, मैंने कोई मिसिंग वैल्यू ऑब्जर्व नहीं की, सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। सो ये इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। और इसका आंसर क्या है 49.94। अच्छा जी, मीन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे उस क्वेश्चन के आंसर का क्या बनेगा कि क्या हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए? जी, मीन तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया है, लेकिन एक अच्छे रिसर्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हमें यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना चाहिए था? उसके लिए हमने यार्डस्टिक, आप किसी पिछले लेक्चर में देखें, यार्डस्टिक हमारे पास था स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की वैल्यू अगर -1 और +1 के दरमियान में है, तो फिर हम ये कहते हैं कि येस, वी कैन कैलकुलेट द मीन, अदरवाइज़ वी शुड नॉट कैलकुलेट द मीन। सो यहाँ पे मीन के अलावा हमें उसकी स्क्यूनेस की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि स्क्यूनेस की वैल्यू के बगैर ये जो आंसर लिखा हुआ है ये कैलकुलेट तो हो गया है, लेकिन क्या ये ठीक है? न्यूमेरिकल ठीक होने की बात नहीं कर रहा, लॉजिकल ठीक होने की बात कर रहा हूँ कि क्या ये मीन ही इस केस में कैलकुलेट होना चाहिए था? उसका आंसर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके आंसर के लिए मुझे एक मर्तबा ये एनालिसिस दोबारा करना पड़ेगा। उसी तरह डिस्क्रिप्टिव में जाके इसकी ऑप्शन में देखता हूँ, तो मुझे क्या यहाँ पे कोई स्क्यूनेस की वैल्यू नज़र आ रही है? जी, मुझे यहाँ पे ये स्क्यूनेस की वैल्यू नज़र आ गई है। तो मैं इसकी स्क्यूनेस को भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। स्क्यूनेस को क्लिक किया, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब ये देखें मुझे यहाँ पे मीन के साथ-साथ स्क्यूनेस की वैल्यू भी नज़र आ रही है और स्क्यूनेस की वैल्यू है कितनी? 0.097। जी,
क्या ये वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में है? जी बिल्कुल, ये -1 और +1 के दरमियान में है। आमतौर के ऊपर स्क्यूनेस की वैल्यू जिस तरह हमें पहले से पता है 0, -3 और +3 के दरमियान में वेरी करती है, और ये -1 है और ये +1 है। तो अगर तो ये वैल्यू इस दोनों इंटरवल्स के दरमियान में है तो फिर हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू 0.097 आ रही है, तकरीबन यहाँ पे होगी। तो ये वाकई इस इंटरवल के दरमियान में है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हम जो मीन की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है वो वाकई कैलकुलेट हो सकती है, वो गलत नहीं है, लॉजिकली भी वो ठीक है, और मीन की वैल्यू 49.94 है। यहाँ पे एक और बात भी याद रखने वाली है कि मीन तो बड़ा स्टैटिस्टिकल वर्ड है। आम जिंदगी में इसके क्या मतलब होंगे? आम जिंदगी में इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि यूजुअली द वैल्यू इज दिस, यानी यूजुअली का जो वर्ड है वो मीन की आम जिंदगी में ट्रांसलेशन के तौर पे आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं अगर इंटरप्रिटेशन करूंगा तो इसकी इंटरप्रिटेशन यूं होगी कि एज की आम तौर के ऊपर वैल्यू, कस्टमर की एज की आम तौर के ऊपर वैल्यू 46.94 है। सो 46.94 अगर मैं इसको राउंड फिगर में करूं तो अबाउट 47 ईयर्स बनती है। तो 47 ईयर्स आमतौर के ऊपर कस्टमर की एज है जो कि उस स्टोर को विजिट करता है। और 47 ईयर की एज का एक मतलब ये भी हो सकता है कि 47 यंग को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, अडल्ट को कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये सीनियर को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टोर को विजिट करने वाले जो कस्टमर हैं वो आम तौर के ऊपर अडल्ट्स हैं, भले वो मेल हों भले वो फीमेल हों, आम तौर के ऊपर वो अडल्ट्स उसको विजिट करते हैं। उस स्टोर को बच्चे विजिट नहीं करते, उस स्टोर को सीनियर सिटीजन वो भी विजिट नहीं करते। आम तौर के ऊपर जो यूजुअली का वर्ड है, आम तौर का वर्ड है, वो हम क्यों यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? मीन की मदद से। तो मीन की आम जिंदगी में जो ट्रांसलेशन है वो यूजुअली है। सो अगर आप स्टैटिस्टिकल वर्ड यूज करना चाहते हैं, रिसर्च का वर्ड यूज करना चाहते हैं तो मीन यूज करें, और अगर एक एवरीडे लैंग्वेज का वर्ड यूज करना चाहते हैं इस रिजल्ट को बताने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि यूजुअली द एज ऑफ द कस्टमर इज 47 ईयर्स। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर।